अखिलेश यादव एक बार फिर चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं और उस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं जिससे बीजेपी के विजय रथ को रोका जा सके। लेकिन इस मिशन में अखिलेश की रणनीति के साथ चुनौती भी बहुत है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यह समझा देते हैं कि रणनीति के साथ अखिलेश के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। अखिलेश यादव संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने चुनौती ये है कि पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता उनसे नाराज चल रहे हैं। अखिलेश की रणनीति मतदाता सूची पर निगरानी की है, तो चुनौती ये है कि जमीन पर कार्यकर्ता एक्टिव नहीं हो पाए हैं। अखिलेश जनसंपर्क अभियान में जुटने का प्लान तैयार कर रहे हैं, लेकिन चुनौती है कि अभियान में फिलहाल तेजी ही नहीं देखी जा रही। समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों को समझना चाहती है, लेकिन संकट ये है कि सपा में हिंदुत्व वाली रणनीति पर दो फाड़ हो चुके हैं। और अखिलेश यादव एक तरफ नेता और कार्यकर्ताओं में समन्वय की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लखीमपुर दौरे से पहले वहां इस्तीफों की झड़ी लग गई है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि अखिलेश की रणनीति क्या है और उनकी चुनौतियां क्या क्या हैं। बीजेपी के विजयी रथ को रोकने के लिए अखिलेश यादव ने हिंदुत्व वाला दांव खेल दिया है। 24 में बीजेपी को चुनौती देने के लिए समाजवादी पार्टी ने अभियान चला रखा है और इसी रणनीति पर लाल सेना आगे बढ़ रही है और अखिलेश यादव खुद अलग अलग जिलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर वहां के सियासी परिवेश को भांपने में लगे हैं, जिससे 2024 की तैयारियों को मुफीद बनाया जा सके। अपनी रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए अखिलेश यादव आजमगढ़ के दौरे पर थे, लेकिन कार्यक्रम से पहले ही हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद अखिलेश यादव की गाड़ी ने रुख मोड़ लिया। अब अखिलेश यादव कल लखीमपुर खीरी के दौरे पर रहेंगे, लेकिन उससे पहले पार्टी में विकेट की झड़ी लग गई है। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एक के बाद एक सपा का दामन छोड़ने लगे हैं। समाजवादी पार्टी को हमेशा गद्दारों ने जिला खीरी में ठगा है और वही गद्दार आगे रहते हैं। और जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, जो अक़लियत के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक के लोग हैं, बड़ी तादाद में वोट देते हैं, उन लोगों के साथ धोखा होता है। कार्यक्रम में जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, जब धरना प्रदर्शन की जिम्मेदारी आती है, तो हम लोगों से कहा जाता है 100 आदमी तुम लाओगे, 200 आदमी तुम लाओगे। पिछले 5 सालों में लगातार अगर विपक्ष से लड़ने का काम किया तो समाजवादी लोहिया वाहिनी ने लखीमपुर में किया, लेकिन आज जब कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है तो सारे मुसलमानों को दरकिनार कर दिया जाता है। अखिलेश यादव पर मनमानी का लगाया आरोप। कई नेताओं ने अपने पदों से इस्तीफा सौंप दिया। एसपी में नेता कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप। जाकिब रफीक, जावेद अंसारी, राहिल का इस्तीफा। यानी अखिलेश यादव रणनीति तो बना रहे, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा हो रहा जिसकी उम्मीद शायद उन्हें पहले से नहीं थी। समाजवादी पार्टी लोकसभा इलेक्शन के लिए अपनी तैयारियां करना चाहती है। 7 वर्ष पीछे देखें तो समाजवादी पार्टी कार्यालय पर इस तरह की होर्डिंग और बैनर्स लगाए गए हैं, जिसमें इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि समाजवादी पार्टी के सम्मेलन के जरिए से बूथ मैनेजमेंट, वोटर लिस्ट और बूथ कमेटियों पर चर्चा की जाएगी। दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी में कैडर सम्मेलन से पहले बहुत सारे नेताओं ने इस्तीफा भी दिया है। अखिलेश यादव का मकसद रूठे नेताओं को मनाने और उस वोट बैंक पर पकड़ बनाना है, जिसे अब तक वो भुना नहीं पाए, जिसकी शुरुआत कल से हो रही है। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना, मतदाता सूची पर निगरानी रखना, व्यापक जनसंपर्क अभियान में जुटना, जनता के मुद्दों को समझना और उठाना, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में समन्वय, यानी एक दूसरे पर सवाल उठाने के बजाय साथ साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ संघर्ष तेज करने का मंत्र दिया जा रहा है। और लखीमपुर खीरी से कैडर सम्मेलन की शुरुआत में इसकी झलक भी देखने को मिलेगी। मतलब ये कि अखिलेश यादव इस बार सभी वर्गों पर पकड़ बनाने के लिए सम्मेलन से समाधान तक पहुंचने की योजना पर काम कर रहे हैं। सीतापुर और लखीमपुर में शिविरों का आयोजन किया गया है, जिसमें पार्टी की तरफ से तय वरिष्ठ लोग कार्यकर्ताओं की बात सुनेंगे और उनको अपनी पार्टी की राय बताएंगे और देश और प्रदेश की जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियां हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। खैर, हिंदुत्व वाली छवि अखिलेश के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है, क्योंकि सीतापुर के नैमिषारण्य में हवन पूजन के बाद भले ही अखिलेश यादव बीजेपी को चुनौती देने के लिए हुंकार भरेंगे, लेकिन इससे खास वर्ग
यानी MY समीकरण को तगड़ा झटका लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर बीजेपी के विजय रथ पर सवार होने के लिए तैयार हैं, जिससे अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि राजभर की नजर उन दलित और ओबीसी वोट बैंक पर है जिसे 2022 के विधानसभा चुनाव में राजभर ने अखिलेश के लिए जीता था। लेकिन इस बार उस वोट बैंक पर राजभर के जरिए बीजेपी कब्जा करना चाहती है, जिससे कि टारगेट 80 के लक्ष्य को आसानी से साधा जा सके। जानकारी है कि राजभर बीजेपी के साथ फिर से गठबंधन करने वाले हैं। उससे पहले एसबी-एसपी की प्रभाव वाली सीटों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। राजभर विधानसभा की 20 सीटों का डेटा तैयार कर रहे हैं, जहां उनकी पकड़ है। साथ ही अखिलेश यादव को चुनौती देने का प्लान भी तैयार कर रहे हैं और इसके लिए दलित ओबीसी वोट बैंक के लिए राजभर मंथन कर रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं कि आखिर राजभर क्यों बीजेपी के साथ गठबंधन का मन बना रहे हैं। अखिलेश यादव को आंख दिखाने वाले राजभर अब बीजेपी के विजयी रथ पर सवार होने के लिए तैयार हैं। बीजेपी के साथ 24 की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और दलित ओबीसी वोट बैंक की गोलबंदी के लिए अरुण राजभर की हुंकार है। गठबंधन कह रहे हैं, राजनीति में कब कौन से परिस्थिति बदल जाते हैं, राजनीति संभावनाओं का होता है और राजनीति में कब संभावनाएं बन जाएंगी, कब बिगड़ जाएंगी, ये न हम कह सकते हैं न आप कह सकते हैं। ऐसा नहीं हम छुप करके काम करते हैं, हम सब कुछ बताते हैं, लेकिन अभी किसी तरीके कोई वार्ता नहीं है, किसी तरह से किसी नेता से हमारा मुलाकात का कुछ नहीं है। हाँ, जब दौर आएगा तो हम आपको बुला के बताते हैं। जहाँ फायदा वहाँ राजभर का गठबंधन वाला इरादा पुराना है। पहले बीजेपी के साथ तो फिर अखिलेश के साथ अपनी सियासी रोटी सेकने वाले ओपी राजभर का झुकाव एक बार फिर बीजेपी की तरफ है और बीजेपी के बड़े नेताओं से लगातार संपर्क भी साधा जा रहा है। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान बाकी है। हम तो श्री अखिलेश यादव जी के पीछे पीछे चलने के लिए तैयार, लेकिन अगर आप हमको सहारा नहीं देंगे या आप हमारा हाथ पकड़ना ही नहीं चाहेंगे तो जबरी तो हाथ पकड़ कर उनको चलेंगे नहीं। हमने तो वो तो मना कर रहे हैं ना, आपके साथ गठबंधन नहीं आई थी। इस चुनाव में बात अति पिछड़े और दलित की हुई थी उधर की तरफ से कि हमने अति पिछड़े और दलित को हमें टिकट दिया। विपक्ष की एकता ये जनता सबक सिखाएगी। ये जो जनता मन मनाए बैठी है, गेहूं का सवाल हो, खेती का सवाल हो, गरीबी का सवाल हो, अग्निवीर का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, आप हर दुकान पे देख के आइए सरसों का तेल क्या महंगा बिक रहा है। राजभर से बीजेपी का समझौता तब हुआ जब एमएलसी उपचुनाव में दलित वोट बैंक के लिए उन्होंने ब्रजेश पाठक से हाथ मिला लिया और अखिलेश को चुनौती देने के लिए उन्होंने अपने विधायकों का वोट बीजेपी प्रत्याशी के नाम कर दिया। साथ ही राजभर ने अखिलेश को दलित विरोधी भी बताया। ओपी राजभर ने दलित पिछड़ों के लिए एसपी की नीति पर सवाल खड़े किए। एसपी की नीति को दलितों के खिलाफ साजिश बताया। दलितों पिछड़ों को एसपी से सावधान रहने की अपील की। अल्पसंख्यक समुदाय को भी एसपी से बचने की अपील की और यही बात बीजेपी को पसंद आई तो दो तरफा बातचीत भी शुरू हो गई। यानी किसी भी वक्त ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ 24 में गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि इस ऐलान से पहले वो सीट वाइज अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। राजभर ने तैयार कराया प्रभाव वाली सीटों का ब्यौरा। 2022 के विधानसभा चुनाव में 20 सीटों का डेटा तैयार, 10,000 से 1.25 लाख तक मिले मतों का लेखा जोखा, एसपी के प्रभाव वाली लोकसभा सीटों पर भी मंथन। मायावती और अखिलेश यादव को लेकर की जा रही तल्ख टिप्पणियों ने और भारतीय जनता पार्टी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर ने ये सवाल सियासी गलियारों में एक बार फिर खड़ा कर दिया है कि कहीं ओपी राजभर 24 के आम लोकसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई खिचड़ी तो नहीं बना रहे। यानी अखिलेश के दलित दांव को फेल करने के लिए राजभर अब बीजेपी के साथ उन सीटों का लेखा जोखा तैयार कर रहे हैं जहां उनकी अच्छी खासी पकड़ है और जहां अखिलेश के वोट बैंक में सेंधमारी की जा सके, और ये सब सिर्फ टारगेट 80 को फतेह करने के मकसद से हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और अब ये भी जानना जरूरी है कि ओम प्रकाश राजभर सहूलियत के हिसाब से कब किसके पाले में रहे हैं। 2017 में बीजेपी के साथ मिलकर राजभर विधानसभा चुनाव लड़े। इस चुनाव में 8 सीटों में 4 सीटों पर एसबीएसपी की जीत हुई। फिर 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ एसबीएसपी का गठबंधन हुआ और इस चुनाव में 18 सीटों पर राजभर लड़े और 6 सीटों पर जीत मिली। फिर सपा की करारी हार के बाद राजभर अखिलेश से अलग हो गए और अब जानकारी है कि बीजेपी के साथ एक बार फिर राजभर गठबंधन कर सकते हैं। यानी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछने लगी है। विपक्षी एकजुटता की कवायद के बीच केंद्र की सत्ता पर बीजेपी ने उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। दूसरी तरफ चाय पर चर्चा के बाद अब बीजेपी के बड़े बड़े नेता पुराने कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पर चर्चा कर रही है और 80 में 80 सीट फतेह करने का मंत्र दे रहे हैं। और इसकी शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से की है। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट कि किस तरह पहला दिन रहा इस अभियान का। उत्तर प्रदेश में टिफिन पर चर्चा उस रणनीति का हिस्सा है जिससे टारगेट 80 को साधा जा सके, सभी लोकसभा सीटों को कब्जाया जा सके और उस अभियान को भुनाया जा सके जिससे हर घर हर दरवाजे तक दस्तक दिया जा रहा है। टिफिन पर चर्चा की ग्रैंड ओपनिंग मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर से की और पूरे पूर्वांचल में जीत का संदेश दिया। इस कार्यक्रम को और खास बनाने के लिए गोरखपुर के गोकुल गेस्ट हाउस में तमाम नेता और पदाधिकारी भी शामिल हुए, जिन्होंने टिफिन पर चर्चा का लुत्फ उठाया और 24 में सभी 80 सीटों पर फतेह का नारा बुलंद किया। मिशन 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज टिफिन पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया और खुद गोरखपुर सदर से विधायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन किया है। और आप देखिए कि यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनके साथ उन्होंने जो है यहाँ भोजन किया है और भोजन लेने के साथ साथ सभी कार्यकर्ताओं ने उसका सेल्फी भी ली है, फोटो भी लिया है और अब उन फोटो को नमो ऐप पे डाउनलोड किया जाएगा और इससे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसको जो है ये पता लगेगा कि किस तरीके से गोरखपुर के जो गोरखपुर सदर के कार्यकर्ता हैं वो एक साथ बैठ के खाना खाए हैं। टिफिन पर चर्चा की खास बात यह है कि जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं वो अपने घरों से टिफिन पैक करवा कर लाते हैं और फिर जब टिफिन पर चर्चा शुरू होती है उसमें सियासत का छौका लगाया जाता है और फिर उस रणनीति पर एजेंडा सेट होता है जिससे लोकसभा चुनाव में जीत बड़ी हो सके। अपना टिफिन जो भी वो खा सकता है। अब रवि किशन को जो भोजन पसंद है रवि किशन अपना भोजन लेके आए होंगे, हम लोगों को जो पसंद होगा हम लोग अपना लेके आए हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपने घर से लेके आए और उसके साथ हम सब बैठ करके विचार विमर्श भी किए, इसके बाद भोजन करके फिर अगले कार्यक्रम की तैयारी। 1 महीने तक चलने वाले इन कार्यक्रमों को सफलता की नई ऊंचाइयों तक लेके जाना, घर घर तक जनसंपर्क के कार्यक्रम को करना, व्यापारिक सम्मेलन हो या प्रबुद्ध सम्मेलन हो, इन्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना। आज मुझे बड़ा जोश दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही सुंदर संगठन ने सोच रखी है कि टिफिन पर चर्चा हो। जनसंपर्क अभियान के जरिए सभी 80 लोकसभा सीटों पर मंत्री से लेकर तमाम बड़े बड़े नेता और पदाधिकारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का संदेश दे रहे हैं। तो वहीं सीएम योगी ने गोरखपुर से टिफिन पर चर्चा अभियान की शुरुआत की, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। टिफिन पर चर्चा का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क साधना, बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्लान समझाना, रूठे नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाना, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी से जोड़ना, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर फीडबैक लेना। 2024 के लिए बीजेपी का ये अनूठा प्रयोग यानी टिफिन बैठक हर जिले, हर शहर, हर मंडल में होनी है, जिससे लोगों से जुड़ने का ज्यादा वक्त मिल सके। साथ ही कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्र में ग्राउंड पर उतारकर विकास योजनाओं को समझाया जा सके और वहां की जनता का मूड जाना जा सके, उन्हें परखा जा सके, जिसकी शुरुआत सीएम योगी ने गोरखपुर से की है। यानी 2014 में चाय पर चर्चा, तो 2024 में टिफिन पर चर्चा से बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटों को जीतना चाहती है और सभी सीटों पर कमल खिलाना चाहती है, जिस पर अब विपक्ष की भी नजर है। न्यूज 18 के लिए गोरखपुर से राम गोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट।
देश भर में हिंदू राष्ट्र की अलग जगाने वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अब दिल्ली एनसीआर में भी झलक दिखाने वाले। अगले महीने यानी जुलाई में 7 दिनों तक कथा के लिए उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आ रहे हैं। यहां बाबा हिंदू राष्ट्र के होंकार भरते नजर आएंगे। इससे पहले उत्तराखंड पहुंचकर धीरेन्द्र शास्त्री ने बद्रीनाथ के दर्शन भी किए, जहां विरोधियों पर निशाना साधा, तो दूसरी तरफ मौलाना मौलवी हिंदू राष्ट्र के विरोध में अब सामने आ चुके हैं। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। बागेश्वर धाम से हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने वाले बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री पटना अहमदाबाद के बाद अब यूपी से हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने वाले हैं। 7 दिनों तक कथा के लिए पहली बार बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री ग्रेटर नोएडा में कथा के लिए आ रहे हैं। हनुमान भक्त और चमत्कारी शक्तियों का दावा करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री का मकसद साफ है, बार बार हर मंच से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र हमने मुस्कुरा करके कहा हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है। भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी होगी। अब धीरेन्द्र शास्त्री ग्रेटर नोएडा के जैतपुर गांव के पास मेट्रो डिपो वाले मैदान में 7 दिनों तक कथा सुनाएंगे, जिसकी तैयारियां की जा रही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 9 जुलाई को ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे और 10 जुलाई से 16 जुलाई तक कथा करेंगे। ग्रेटर नोएडा में होने वाली बाबा बागेश्वर धाम की कथा यूपी में उनकी पहली कथा है। आयोजकों का दावा है कि इस कथा में 5 लाख से भी अधिक भक्त आएंगे। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री इस वक्त उत्तराखंड में हैं। बाबा बद्री विशाल के दर्शन के लिए धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच बद्रीनाथ धाम पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री का मंदिर समिति की ओर से स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लिया। हालांकि उनके कार्यक्रम को बेहद गोपनीय रखा गया। लंबे समय से चर्चा में बने हुए धीरेन्द्र शास्त्री इससे पहले भी उत्तराखंड पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर एक वीडियो में उन्होंने बताया था कि वे 2 से 3 दिन की यात्रा पर उत्तराखंड आएंगे। बालासोर ट्रेन हादसे पर जांच जारी है। आज रेल मंत्रालय की ओर से पूरे हादसे पर स्थिति साफ की गई और हादसे के पीछे के कारणों को लेकर जानकारी दी गई। खास बात यह है कि अब इस हादसे की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। इसके अलावा हादसे में मरने वालों की संख्या भी साफ की गई, जो कि 288 नहीं बल्कि 275 है। हादसे में 1100 लोग जख्मी हुए हैं और रेलवे की तरफ से साफ किया गया है कि तीनों ट्रेन नहीं टकराई थी और न ही हादसे के पीछे की वजह ओवर स्पीडिंग थी। आपको बताते हैं कि यह हादसा हुआ कैसे और अभी तक की तस्वीर क्या है। शुक्रवार की शाम करीब 6:55 पर ओडिशा के बालासोर में जो रेल हादसा हुआ, उसे लेकर रेल बोर्ड ने बड़ी जानकारी दी। अब तक की जांच के बाद ये साफ किया गया कि हादसे का शिकार सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस हुए। रेल बोर्ड ने फिलहाल किसी भी 2 या 3 ट्रेनों के आपस में टकराने के दावे को खारिज कर दिया। जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है, उस सबको ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। रेल बोर्ड ने ट्रेन की रफ्तार पर उठ रहे सवालों पर भी जवाब दिया और ये साफ किया कि कोरोमंडल एक्सप्रेस अपनी तय रफ्तार की सीमा में चेन्नई रूट पर आगे बढ़ रही थी, जबकि दूसरी तरफ डाउन लिंक पर बेंगलुरु से हावड़ा आ रही यशवंतपुर एक्सप्रेस भी अपनी तय रफ्तार से ही गुजर रही थी। 30 किलोमीटर की परमिटेड स्पीड है, वो 128 किलोमीटर पर आवर पे था, जो कि हम लोगों ने लोगों के रिकॉर्ड से भी कंफर्म किया है। वो 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे था कोरोमंडल वाला। और दूसरी डायरेक्शन से यशवंतपुर जो आ रही थी वो भी 126 पे थी, वो भी 130 पे परमिटेड है, वो भी 126 किलोमीटर पर आवर पे थी।
इनके सबके लोगों के डेटा से हम लोगों ने ये कंफर्म भी कर लिया है कि ये स्पीड थी गाड़ियों की, जो कि उनकी परमिटेड स्पीड के अंदर थी, लिमिट पे थी। तो ओवर स्पीडिंग की कोई बात नहीं थी। सिग्नल एकदम जो उसको दिख रहा था ग्रीन था और उसको सीधा जाना था। रेल हादसे के बाद रेल बोर्ड ने अब तक की जांच से जुटाई जानकारी के आधार पर यह साफ किया कि हादसे का शिकार सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस ही हुई। हालांकि इस हादसे की वजह से यशवंतपुर एक्सप्रेस के आखिरी के 2 डिब्बे कोरोमंडल की चपेट में आ गए। उसमें से कुछ डिब्बे जो हैं वो अगर आप देखेंगे तो ये जो डाउन लाइन मेन लाइन है इसकी तरफ आ गए, और ये डाउन मेन लाइन पे यशवंतपुर एक्सप्रेस निकल रही थी, वो भी 126 की स्पीड पे जा रही थी। वो करीब करीब क्रॉस कर गई थी। वो तो मिस फॉर्चून है कि एक लिटरली एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए उसके पीछे के 2 डिब्बे थे जो कि इसके डिरेल डिब्बों के रास्ते में आ गए, और इन डिरेल डिब्बों के इम्पैक्ट से उसके आखिरी 2 डिब्बे वो भी डिरेल होके यशवंतपुर एक्सप्रेस के वो भी डिरेल होके दूसरी तरफ फेंक गए। तो ये सारा इतनी स्पीड में और इतने मोमेंटम में था कि उसकी वजह से वो 2 डिब्बे भी क्षतिग्रस्त हुए और उसमें भी कुछ लोगों को बहुत इंजरीज हुई।